प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी पर्सनल अटैक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के वॉकिंग स्टाइल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका है क्या। तो थोड़ी देर पहले हमने प्रधानमंत्री का एक नया वीडियो देखा। इसमें आपको नरेंद्र मोदी का एक नया अंदाज दिखेगा। प्रधानमंत्री से संवाद का एक नया तरीका नजर आएगा। छह वर्षों में आपने प्रधानमंत्री मोदी के 6000 वीडियो देखे होंगे, 600 भाषण सुने होंगे। नमस्कार। लेकिन आज आप प्रधानमंत्री का एकदम नया अंदाज देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी को टफ टास्क मास्टर कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री का संवाद सुनकर आप मोदी की अच्छाई और सच्चाई को समझिए। आप कभी एक स्टडी कीजिए, किसी भी ब्लू कॉलर वाले व्यक्ति को अगर आप बात करोगे और उसको पूछिए भाई क्या चाहते हो, आमतौर पर 100 में से 80 लोग ये जवाब देते हैं कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाहते हैं। उनको पूछो क्या कर्ज है क्या आपको, तो ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ कर्ज है। फिर पूछेंगे भाई क्यों कर्ज किया, तो कहता है बच्चों की फीस के लिए कर्ज किया। मतलब उसकी जिंदगी में प्रायोरिटी है कि मैंने तो ड्राइवर के नाते जिंदगी गुजारी, मैं मेरे बेटे को ड्राइवर नहीं बनाऊंगा। आपके इस पूरी व्यवस्था में इस मुद्दे को एड्रेस करने की कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? सरकारी रूटीन से अलग वर्चुअल मीटिंग को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरेस्टिंग बनाकर रखते हैं। बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन है। देखिए उन्नति वैसे भी AAA है, हैं? आदिल है, आलोक है, अंजलि है, तो AAA तो वैसे ही है। थैंक यू। मीटिंग में मोदी के संवाद का तरीका और हर शब्द के पीछे फुल होमवर्क होता है। प्रधानमंत्री के आइडिया वाले ज्ञान का विज्ञान समझने के लिए आप संवाद को बहुत गौर से सुनिए। अब हम कह देंगे भाई हमारा ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न इंडिया के अंदर हमारा ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट लगेगा, इतना बजट आएगा, बिकना आएगा, ये सरकार घोषित करेगी। फिर वहां जो लेबर मिल जाएंगे जो आज मनरेगा में काम करता है, चलो यहां मिला तो 3 महीने के बाद धीरे धीरे वो अपना पाइप डालना सीख जाएगा, फिर धीरे धीरे वेल्डिंग सीख जाएगा। इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, स्पीड कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर हमें पता होगा भाई ये प्रोजेक्ट्स है, तो अब ITI को हम पहले से कहेंगे कि देखिए ये 6 कोर्सेज हैं जो इस इलाके के बच्चों के लिए जरूरी हैं, तो उनको आने वाले 8-10 साल के लिए काम मिल जाएगा। क्या हमारा उन्नति +1 इन चीजों में, नॉट लिमिटेड टू जैसे वो शादी ब्याह वाली होती है वैसी वेबसाइट न बन जाए, उससे कुछ आगे बने, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? तो जो वर्कर्स का जॉब ढूंढने का आपने पहला पॉइंट रेज किया कि वो अपने लोकेशन के आसपास करना चाहते हैं, ये हम भी काफी सुन रहे हैं, जैसे हमने उनसे बात करी है। अभी पहले स्टेप में हमने उनको एक फैसिलिटी दी है उन्नति ऐप पे कि वो अगर बिहार में बैठे हो तो ये बोलने की जरूरत नहीं कि मुझे मुंबई में ही जॉब मिल सके। एक बटन के साथ वो बोल सकते हैं मुझे अपने आसपास जॉब चाहिए। अब वो इंडस्ट्रियल जॉब शायद अभी वहां पे ना हो। प्रधानमंत्री मोदी हर दिन ऐसे संवाद के कई सेशन में अफसरों और एक्सपर्ट के साथ घंटों चिंतन और मंथन करते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफसरों के बीच आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया तलाशने के लिए सीधा संवाद चल रहा है। अपना स्थान छोड़कर के बाहर जाएं, वो स्थिति एकदम लास्ट प्रायोरिटी रहेगी। ज्यादातर लोग, मैं एज फार एज ब्लू कॉलर इज कंसर्न उनकी बात कर रहा हूं, तो उनके मन में यही रहेगा कि भाई मेरे गांव के पास, मेरे तहसील में, या शाम को घर लौट आऊं, ऐसा कहीं काम मिल जाए तो अच्छा होगा। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री बहुत ध्यान से सबको सुनते हैं और जब बोलते हैं तो अपने टाइम का पूरा ख्याल रखते हैं। एक विषय मेरा लंबा हो रहा है ज्यादा, लेकिन दूसरा है ग्लोबल मैपिंग मैन पावर की रिक्वायरमेंट का। अगर हमारा वर्ल्ड बेस्ड उन्नति है तो फिर वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी बनना चाहिए। और दुनिया में किस प्रकार के साइंस के टीचरों की बहुत बड़ी मांग है, मैथ्स के टीचरों की बहुत बड़ी दुनिया में मांग है।
लेकिन कुछ देश ऐसे हैं कि जहां लैंग्वेज प्रॉब्लम है। हम भारत में साइंस टीचर को अगर वो लैंग्वेज के साथ तैयार करें तो उसको इमीडिएट वहां जॉब मिलने वाला है। तो मुश्किल काम नहीं। संवाद का ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का है। हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में रहने वाले गरीब मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने का है। ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या मैं उन्नति के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये फलाना डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस प्रकार की स्किल वाला मैन पावर बहुत है। जैसे ही मुझे पता चले भाई नेचुरल कोर्स में इस इलाके में ये स्किल है, तो जो इंडस्ट्री वाला है वो सोचेगा कि अब मुझे जब एक्सपांशन करना है तो मैं लोकेशन वहां पसंद करूंगा ताकि मुझे स्किल मैन पावर वहां अवेलेबल है, और उसके कारण मुझे कभी भी हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी झंझट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आएंगे, काम करके चले जाएंगे। एक तो ये तरीका है, उसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है कि या कर सकते हैं क्या, और कर तो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। चाइनीज वायरस के चैलेंजिंग टाइम में बड़े बड़े रिफॉर्म और सबको साथ लेकर परफॉर्म करने की घड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में लाइन एकदम क्लियर है, सॉल्यूशन टेम्पररी नहीं बल्कि अब 100% परमानेंट होगा। क्या कहीं हम उन चीजों को जोड़ सकते हैं क्या? ठीक है भाई, तुम आज फिटर के रूप में काम सीखे हो, लेकिन तुम्हें मौका मिले तो क्या सीखना चाहोगे? इसमें तुम और क्या वैल्यू एडिशन करना चाहोगे? तुम्हें मौका मिले, वो कहेगा कि मैं साहब फिटर तो सीख लेकिन मुझे ड्राइविंग सीखने को मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं आगे चल करके एक टैक्सी लेना चाहता हूं, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं। ठीक है, फिटर के नाते काम करता हूं, टर्नर के नाते काम करता हूं, लेकिन ये उसके मन में रहेगा। क्या हम उसको कहीं एड्रेस कर सकते हैं क्या? वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को अपना संकल्प बताया और विकल्प पर विस्तृत चर्चा की। सरकार से एक क्षेत्र है लोगों को घरों में अपनी रिक्वायरमेंट्स, जो फ्रीलांस सेवाएं देते हैं। कुछ लोग होते हैं 8 घरों में खाना पकाने के लिए जाते हैं और 1 घंटे में खाना पका करके निकल जाते हैं, दूसरे घर जाते, तीसरे घर जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है शहरों में जी, और उसमें सबसे बड़ी बात रहती है उस व्यक्ति पे भरोसा कैसे करें। तो आप ये जो अप्लाई करने वाला है, जिसको जॉब चाहिए, काम चाहिए, उसके संबंध में ऑथेंटिक कोई ओपिनियन देने वाली कोई नेटवर्क इसके साथ जुड़ सकता है क्या? इसमें यूजर रेटिंग होती है, तो इसमें ये प्लेटफॉर्म में 2 तरह के यूजर हैं। एम्प्लॉयर भी यूजर है, एम्प्लॉय भी यूजर है। काम देने वाला, काम खोजने वाला। तो अगर वो म्यूचुअल यूजर रेटिंग देने लगे, मैंने पहले ही कहा, वो शादी ब्याह वाला मामला है, वो प्लेटफॉर्म वाला ये तय नहीं कर सकता है उसका घर चलेगा कि नहीं चलेगा। जी, तो झगड़ा हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकता है। मेरा वो मुद्दा नहीं है। इस संवाद को सुनकर आपको पता चलेगा कि 24 घंटे प्रधानमंत्री को देश के एक एक गरीब और मजदूरों की फिक्र है, उनके परिवार की फिक्र है, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि मोदी सरकार कोई रास्ता निकालेगी, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि सम्मान के साथ काम मिलेगा। हमें स्पेशल केयर करने की जरूरत है जी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि भाई आप मान लीजिए फीमेल के लिए रखा जेंडर का, लेकिन साथ में ये भी रखिए क्या आपका छोटा बच्चा है क्या, तो हम उसकी केयर के लिए ये करेंगे। ये एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है। ये डिस्क्रिमिनेशन के टोन में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें जो बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर्स देते हैं, और इसमें ना एम्प्लॉयर रेटिंग का सिस्टम भी बन सकता है कि कौन अच्छा एम्प्लॉयर है। प्रधानमंत्री का लहजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेंस ऑफ ह्यूमर गजब है। नरेंद्र मोदी का ऐसा संवाद आपने पहले नहीं देखा होगा। आगे चल करके पब्लिक लाइफ में आपने पीएम मोदी को भाषण करते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम का वर्किंग स्टाइल बहुत खास है।
किसी भी सब्जेक्ट पर नतीजे पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी उसकी एक एक बारीकियों को जानते हुए उसकी तह तक पहुंचते हैं। अपने अनुभव, ज्ञान और तर्क को दूसरे अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ खुलकर साझा करते हैं, उनकी बातों को पूरे तरीके से समझते हैं और ये सब कुछ होता है एक टीम वर्क में। एक बार जब वो नतीजे पर पहुंच जाते हैं, फिर उनकी भूमिका हो जाती है हार्ड टास्क मास्टर और गोल अचीवर की। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिंतन मंथन देखा, उनका पर्सनल टच देखा। प्रधानमंत्री की एक और शैली है, वो है आध्यात्मिक शैली। आपको मोदी की ये शैली 5 अगस्त को देखने को मिलेगी। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है। करोड़ों राम भक्त राम मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। भक्तों की इस उत्सुकता का जवाब हमारे रिपोर्टर निर्णय कपूर ने तलाशा। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको राम मंदिर से जुड़ी कई नई और दिलचस्प बातें पता चलेगी। अंबाजी का अक्स होगा और नए डिजाइन का ब्लूप्रिंट आ गया है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदस। डिजाइन में बदलाव के साथ कैसा होगा प्रभु श्री राम का मंदिर, उसके बारे में राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट से एक एक डिटेल जुटाई है हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर। आखिर क्यों जरूरत पड़ी डिजाइन में बदलाव की? राम मंदिर के डिजाइन को लेकर के डिसीजन 1988 में ही आ गया था और सबकी यही भावना थी कि राम मंदिर जब भी बने भव्य बने। करीब 3 दशकों के लंबे इंतजार के बाद अब वो दिन भी आ गया है जब राम मंदिर बनने जा रहा है। इसके बाद अब ये भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जो भव्य राम मंदिर है वो और ज़्यादा भव्य बने। इसके लिए इसके डिज़ाइन में भी कुछ बदलाव होना चाहिए, जिसको लेकर के काफ़ी डिस्कशंस भी हुए। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मंदिर के डिज़ाइन की जो मूल भावना है उसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लंबी कानूनी लड़ाई चल रही थी। तय नहीं था कि रामलला टाट से कब निकलेंगे, लेकिन राम भक्तों की उम्मीद की नाव ने हौसला नहीं छोड़ा। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, जो पहले से बहुत बड़ा होगा। कहा जा रहा है कि कंबोडिया के अंकोर वाट और त्रिची के श्रीरंगनाथ मंदिर के बाद ये पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। हिंदुस्तान के करीब 100 मंदिरों के शिल्पकार सोमपुरा फैमिली ने एक बार फिर से राम मंदिर के डिजाइन में चेंज किया। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के भक्ति होते। टेम्पल आर्किटेक्ट सोमपुरा फैमिली का एक बार फिर से संपर्क किया गया और उन्हें एक ऐसा डिजाइन पेश करने के लिए कहा गया जो राम भक्तों की भावना और भव्यता के अनुरूप हो। और फिर इन शिल्पकारों ने देश के करीब 10 ऐसे मंदिरों के स्थापत्य का और आकार का मूल्यांकन शुरू किया, जहां पर सबसे ज़्यादा भक्त जो हैं वो विजिट करते हैं। और फिर बाद में उसके स्थापत्य के अनुरूप एक ऐसा डिज़ाइन पेश किया गया जो इन 10 मंदिरों के स्थापत्य की छाप जिसमें दिखती हो। और वैसे मैं बता दूं कि इस मंदिर का डिज़ाइन सबसे ज़्यादा सोमनाथ मंदिर और अंबाजी मंदिर के स्थापत्य से प्रभावित है। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री एक एक बार डंके की चोट पर कहते हैं, भारत की 1 इंच जमीन कोई नहीं हड़प सकता। जब कोई इतने विश्वास के साथ कोई बात कहता है तो उसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह भी होती है। और ये वजह आपको बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में मिलेगा। 2017 में जब डोकलाम विवाद खत्म हुआ तो उसके बाद मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन से परमाणु युद्ध तक के लिए पूरी तरह तैयार है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के इन 2 हेडलाइंस ने चीन में पैनिक का बटन दबा दिया है। चाइनीज मिलिट्री हाई कमांड में हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि भारत और चीन के बीच जितनी टेंशन दिख रही है, हालात उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ऐसी संस्था है जो दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखती है। किस देश ने कैसे अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को कितना चेंज किया है, इस पर रिसर्च करती है। इस साइंटिफिक जर्नल के मुताबिक भारत चीन के बीच युद्ध हल न
जल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अगर जंग की आग भड़की तो फिर परमाणु धमाका तक हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर की धमकी बात बात पर पाकिस्तान देता है, लेकिन BOAS के मुताबिक भारत ने अपने परमाणु सुरक्षा रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है। भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी पाकिस्तान की बजाय चीन पर शिफ्ट कर दी है। भारत 3 नए एटॉमिक हथियारों को तैयार कर रहा है। इसके अलावा 150 से 200 परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम इकट्ठा कर रखा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद से भारत को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदलनी पड़ी। दरअसल डोकलाम के बाद सरकार को चीन पर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट सौंपे गए, जिसमें जिक्र था कि चीन हमला करके भारतीय सरजमीन पर कब्जा करना चाहता है और जब भारतीय सेना अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश करेगी तो परमाणु हथियार तैनात कर दिए जाएंगे। लेकिन चीन ये भूल गया था कि हिंदुस्तान पहले से न्यूक्लियर ट्रेड संपन्न देश है, यानी भारत आसमान से, जमीन से और समंदर के अंदर से परमाणु हमला करने में सक्षम है। इंडिया के पास ऐसे हथियार हैं जो तीनों मोर्चों से किसी भी देश पर न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं। LAC पर आपने सुखोई मिराज 2000 को उड़ान भरते हुए देखा होगा। जल्दी ही राफेल भी फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात हो जाएंगे। ये भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ एटॉमिक डिफेंस है। इंडिया आसमान में सुखोई, मिराज 2000, जगुआर और राफेल से परमाणु हमला कर सकता है, वहीं जमीन से अग्नि और पृथ्वी मिसाइल सीरीज से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और समंदर के अंदर से K-15 और K-4 मिसाइल से एटॉमिक वॉर कर सकता है। पाकिस्तान छोटा देश है और वहां पर हमला करने के लिए ज्यादा दूरी की मिसाइल की जरूरत नहीं है, लेकिन चीन बहुत बड़ा देश है। दिल्ली से चीन की राजधानी बीजिंग की दूरी 3782 किलोमीटर है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो काफी लंबी दूरी की मिसाइल की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए भारत के पास अग्नि सीरीज की मिसाइल मौजूद है। अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर है और अग्नि 4 की रेंज 4000 किलोमीटर है और सबसे बड़ी अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। 5 मिसाइलों में सबसे शक्तिशाली है अग्नि 5। ये 5000 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी रफ्तार आवाज की गति से 24 गुना ज्यादा है, यानी करीब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे। ये मिसाइल 17 मीटर लंबी है और 2 मीटर चौड़ी है। ये 1.5 टन के परमाणु बम को लेकर लॉन्च की जा सकती है। भारत की अग्नि 5 टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे एडवांस, सबसे अव्वल है। ये नेविगेशन, गाइडेंस, वॉरहेड और हाईटेक इंजन से लैस है। इसके अलावा अग्नि 6 मिसाइल का काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अग्नि 6 की रेंज 11 से 12,000 किलोमीटर तक होगी। यही वजह है कि अग्नि 5 का नाम सुनते ही पाकिस्तान और चीन के होश फाख्ता हो जाते हैं। भारत के पास 120 से 130 एटम बम है और चीन के पास 270 परमाणु बम है। भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानता है। चीन कहने के लिए इसी नियम का पालन करता है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब होता है कि किसी भी हालत में, युद्ध की किसी भी परिस्थितियों में एटम बम का इस्तेमाल पहले नहीं होगा जब तक कोई दूसरा न्यूक्लियर वॉर शुरू नहीं करता है। लेकिन चीन पर भरोसा करना खुद को धोखा देने के बराबर ही है। जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में न्यूक्लियर ट्रेंड भारत को चीन के खिलाफ बड़ी ताकत देता है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने एक ऐसी बात छापी है जिसने चीन को सबसे ज्यादा चिंता में डाल दिया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत 3 तरह के हथियार बना रहा है और ये जल्द तैयार हो सकते हैं। ये ऐसे वेपन होंगे जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। भारत के न्यूक्लियर वेपन और परमाणु युद्ध नीति की जिम्मेदारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास है। कई बार इसको स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहते हैं। इस कमांड की स्थापना 2003 में की गई थी। इस कमांड के कमांडर अभी एयर मार्शल NJS ढिल्लों हैं। एटॉमिक हथियार को कब, कहां, कैसे भेजा जाएगा, कहां पर से किस स्ट्रेटजी के साथ परमाणु वार किया जाएगा, सब स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड के अंदर में आता है। भारत ने इस कमांड के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इस कमांड की हर एक एक्टिविटी को टॉप सीक्रेट रखा जाता है। ना गूगल करने से कुछ मिलेगा और ना ही इसका जिक्र कोई सेना का अधिकारी करेगा। आपने इंडिया की न्यूक्लियर पावर देखी, अब जरा आपको चीन की मिसाइल ताकत के बारे में बताते हैं, क्योंकि दुश्मन को हराने के लिए उसकी ताकत और कमजोरी दोनों ही डिटेल की जानकारी होनी चाहिए।
चीन की डोंगफेंग 5 दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर एटमी मिसाइल है, जिसका वजन 1,83,000 किलो है। इसकी रेंज 12 से 15,000 किलोमीटर है। इसे जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद नंबर आता है चीन की यार्स मिसाइल का। इसका वजन करीब 49,000 किलो है और इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक है, जो जमीन से लॉन्च हो सकती है। चीन की डोंगफेंग 31x31A मिसाइल रॉकेट से लॉन्च हो सकती है। 42,000 किलो वजन की यह मिसाइल 8 से 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। चीन को लगता था कि वो भारत के किसी भी कोने पर मिसाइल से हमला कर सकता है, लेकिन पिछले कुछ साल में भारत ने चीन को फोकस करते हुए अपनी युद्ध नीति पूरी तरह से बदल दी है, जिसके बाद से अब मुकाबला बराबरी का है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और मिसाइल पावर, हर एक मोर्चे पर भारत चीन के बराबर या उससे ज्यादा ताकत रखता है। पिछले 6 साल में जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाई है, उसने LAC में भारतीय सेना को बहुत मजबूती दी है। आज बीजिंग से लेकर चीन का हर एक बड़ा शहर भारतीय मिसाइल की रेंज में है। किसी भी जंग में जिस सेना के पास जितने ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं, उतनी ज्यादा उसकी जीतने की उम्मीद होती है। और इस बार भारतीय सेना चीन की हिस्ट्री, जियोग्राफी सब बदलने के लिए तैयार है और बेकरार भी। चीन का पक्का इलाज तो भारत की सेना कर देगी, लेकिन कोरोना के परमानेंट इलाज का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। एक बार फिर अभी महाराष्ट्र से कोरोना के परेशान करने वाले आंकड़े आए हैं। कितना बढ़ा कोरोना मीटर इस बार, देखिए एक ब्रेक के बाद।